नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन माइनर टेस्ट पेपर 7 की चर्चा करेंगे जो कलाम एकेडमी ने आयोजित करवाया था 13 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का पेपर है ये, द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग। ठीक है, ये जीके वाला पेपर है। तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए। इससे पहले 6 महीने माइनर टेस्ट पेपर जो आयोजन हुआ था और एक इन्हीं के साथ में एक पेपर जो है मेजर टेस्ट पेपर, यानी कुल 7 पेपर पहले हो चुके हैं और 7 के 7 पेपर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। आप यूट्यूब पर जाइए और प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर आपको पूरे 7 पेपर हैं जो कलाम एकेडमी ने आयोजित करवाए थे, वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आप इनको जरूर देखिए। जो भी साथी संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो आइए माइनर टेस्ट पेपर 7 देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में असत्य कथन है। देखो, बात हो रही राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की जो नियुक्ति का प्रावधान है वो है अनुच्छेद 155 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 155। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र से की जाती है। तो ये तो कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है आयरलैंड के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान लिया गया है। नहीं, देखो संविधान के अंदर जो राज्यपाल की नियुक्ति है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा। तो तीसरा है किसी राज्य के निवासी को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाता है। ये भी सही है। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल पद पर नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाता है। ये भी सही है। यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसमें असत्य है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो है अनुच्छेद 155 में। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के वे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं, तो कौन रहे थे? यहाँ पर आ जाएगा ओपी मेहरा। कौन रहे? ओपी मेहरा। तीसरा प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो वेतन का निर्धारण यहाँ पर करेगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 4 है राजस्थान राज्य के वे एकमात्र राज्यपाल कौन थे जिन्हें किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो यहाँ पर थे कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन है। विधायी शक्तियों के बारे में देखो, पहला इसके अंदर कि राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत करता है। सही है। विधानमंडल का विघटन मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर सविवेकी से भी यहाँ पर राज्यपाल कर सकता है, तो इसमें ये यहाँ पर ये असत्य हो जाएगा दूसरा कथन। ठीक है। तीसरा कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य इस विधान के अनुच्छेद 191 में वर्णित निर्भरता से ग्रसित होने पर उसकी अयोग्यता यानी दल बदल को छोड़कर से संबंधित विवादों का निर्णय राज्यपाल करता है। ये यहाँ पर सही है। और चौथा है राज्यपाल विधानमंडल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के राज्य की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करवाता है। ये भी सही है। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये दूसरा थोड़ा असत्य कथन है। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, कोई मामला राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों में आता है या नहीं, इसके बारे में आखिरी निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पर जो आखिरी निर्णय ले जाता है वो ले जाता है राज्यपाल के द्वारा ही। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्य के संबंध में दीवानी मामले कितने माह की पूर्व सूचना के आधार पर लाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माह। ठीक है, कितने माह? 2 माह। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यपाल के
पद से सेवानिवृत्त किसी व्यक्ति को पुनः केंद्र सरकार में नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा राजमन्नार आयोग। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान के ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो तत्कालीन समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर आ जाएगा NL टिब्रेवाल और मिलापचंद जैन। ठीक है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ये ऐसे राज्यपाल थे, ठीक है, ऐसे कार्यवाहक राज्यपाल जो तत्कालीन समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। NL टिब्रेवाल और मिलापचंद जैन। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान के राज्यपालों का सही कालानुक्रम है। देखो यहाँ पर जो दिए गए हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर निर्मल चंद्र जैन 1 नंबर में आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा प्रतिभा पाटिल 2 नंबर में, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह 3 नंबर में, 4 नंबर में फिर कल्याण सिंह आ जाएगा, और वर्तमान में हरिभाऊ चंद्रराव बागड़ी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 11, राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर पहला है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। ये सही है। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश विधान मंडल के नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है। ये भी सही है, यानी इसके अंदर 1 व 3, ठीक है, 1 व 3 सत्य कथन है, इसमें जाएगा 1 व 3। ठीक है, 11 नंबर में। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने की सही अवधि नहीं है। यानी जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर उनकी डेट दी गई है, तो कौन सा गलत है? देखो, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से लगा था 26 अप्रैल 1967 तक, यानी ये लगा था 45 दिन का। कितने दिन का? 45। ठीक है, 45 दिन का, यानी सबसे कम समय तक लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। और यहाँ पर जो राज्यपाल थे वो कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। यहाँ पर राज्यपाल थे संपूर्णानंद, और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है, ये लगा था चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण लगा था, तो इसकी डेट सही है। दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, तो ये भी दूसरा भी सही है। ठीक है, और इसमें जो राज्यपाल थे वे थे वेदपाल त्यागी, और ये लगा था 52 दिन का। कितने दिन का? 52 डे का। और राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था तो इसका कारण रहा था लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार हो गई थी, इस कारण से। ठीक है, तो दूसरा भी यहाँ पर डेट सही है। तीसरा देखिए, 17 फरवरी 1980 लगा तो सही था, लेकिन यहाँ पर 5 मई गलत है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 जून। ठीक है, यहाँ पर 5 जून 1980 तक लगा था ये। ठीक है, 5 जून 1980 तीसरा राष्ट्रपति शासन, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर देखो, ये लगा था 108 दिन का। कितने दिन का लगा था? 108 दिन का तीसरा राष्ट्रपति शासन। और यहाँ पर जो राज्यपाल थे वो थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। यहाँ कारण रहा था लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार हो गई थी, इस कारण से लगा था। ठीक है, और चौथा देखिए 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, ये सबसे लंबा रहा था 353 दिन का। ठीक है, 353 दिन का लगा था राष्ट्रपति शासन, तो ये भी सही है, चौथा भी। और यहाँ पर देखो, राज्यपाल थे M चन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। बाबरी मस्जिद टूटने के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण की राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये गलत है। ठीक है, ये लगा था 17 फरवरी 1980 से 5 जून
80। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल के द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो यहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। कितना? 1/6। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य की आकस्मिक विधि राज्यपाल के अधीन होती है? तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 267। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल अपने कार्यपालिका शक्ति के तहत नहीं करता है? देखो, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव। देखो, जो मुख्य सचिव है इसका चुनाव करता है सीएम। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा ये नामित होता है मुख्य सचिव। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा LN सिंघवी। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। एक तरफ धारा दी गई है, एक तरफ प्रावधान। धारा 37, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों में अविश्वास प्रस्ताव। सही है। धारा 58 में शक्तियों का प्रत्यायोजन, ये भी सही है। धारा 119 सतर्कता समिति, ये गलत है, 3 नंबर। और धारा 99 सरकार के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम पंचायती राज कानून बनाए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर रियासत। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान को शपथ कौन दिलवाता है? पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा उपखंड अधिकारी। कौन दिलाता है? उपखंड अधिकारी। 20 नंबर, पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो, राजस्थान में पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। सही है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5% या फिर 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति में कम से कम 15 सदस्य होंगे। गलत। 3, देखो, इसमें कम से कम तो सदस्य होंगे 10। ठीक है, और 15 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, 15 से कम यहाँ पर 10 होंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और चौथा, यह अधिनियम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले में संपूर्ण रूप से लागू है। ये भी सही है। ठीक है, तो 3 इसमें गलत हो गया। इसमें कम से कम सदस्य होंगे 10 और अधिकतम से अधिक कितने? 15। 21 नंबर, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस संशोधन में ग्राम सेवक पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी किया गया था? तो यह जाएगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 में। ठीक है, इसमें 1 नंबर राइट है। इसके बाद देखिए 23 नंबर, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 243 का में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? ग्राम सभा का। सही है। पंचायत समिति ग्राम सभा की कार्यकारी समिति होती है? नहीं, यह गलत है। ग्राम पंचायत अपने कार्य हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार है। ये भी सही है। यहाँ पर बोलो सत्य कथन, तो 1 व 3 इसमें सही है। ठीक है, 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, एक ग्राम पंचायत की आबादी 5000 है, तो उसमें कितने वार्ड पंच होंगे? कितने होंगे? देखो, एक ग्राम पंचायत जिसकी आबादी कितनी है? 5000, तो वार्ड पंच कितने होंगे? यहाँ पर जो वार्ड पंच होंगे वो हो जाएंगे 13।
कितने हो जाएंगे 13 वार्ड 5, यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए 25 नंबर। एक तरफ पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय हैं और एक तरफ संबंधित, अच्छा, एक तरफ पंचायती राज अधिनियम और एक तरफ संबंधित, इनको आपस में क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, देखो अध्याय 2 का, इसमें क्या जाएगा, ग्राम सभा, क्या जाएगा, ग्राम सभा। अध्याय 4 में जाएगा गांव के आबादी क्षेत्र का विनियमन। ठीक है, और अध्याय जो 4 का है इसमें आ जाएगा राज्य सरकार की शक्तियां, और अध्याय 2 में आ जाएगा वार्ड सभा। तो ये इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, 25 के अंदर 1 3 गलत हो गया, वापस देखिए 25 के अंदर देखो अध्याय 2 के अंदर ग्राम सभा है, अध्याय 4 में राज्य सरकार की शक्तियां आएगी। ठीक है, अध्याय 4 में, अध्याय 4 का में जाए गांव के आबादी क्षेत्र का विनियमन, और अध्याय 2 में वार्ड सभा, यानी सभी के सभी सम्मिलित है। ठीक है, सही कर लेना, ये सभी के सभी क्या है, सम्मिलित है। तो 1 2 3 4 होगा इसका राइट आंसर पहला। इसके बाद देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती विभाग द्वारा राजस्थान में निर्वाचन करवाए गए थे? तो यहां पर आ जाएगा 1960। कब? 1960 में। 27 नंबर है, मनरेगा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा किए गए अवचार के संबंध में किसके द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है? तो यहाँ पर जाएगा जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, 2 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित स्थायी समिति में किसी समिति का अध्यक्ष उप सरपंच हो सकता है? तो यहाँ पर वह उस समिति का सदस्य हो और उस समिति में सरपंच सदस्य न हो। ठीक है, वह समिति प्रशासन और स्थापना समिति हो। तो यहाँ पर जाएगा 1 व 2। ठीक है, इसमें जाएगा 1 नंबर 28 के अंदर 1 व 2। 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं के कार्य हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, तो भूमि का विकास करना, ग्रामीण विकास करना, पेयजल उपलब्ध करवाना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलवाना, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। तो ये सभी के सभी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य हैं। ठीक है, इसमें सभी है 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 30 नंबर, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? तो यह आ जाएगा बस्सी जयपुर में। कहाँ खोला? बस्सी जयपुर। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, एक तरफ भू आकृति प्रदेश है, एक तरफ प्राकृतिक भूदृश्य। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार यह जाएगा ऊपरमाल का पठार। मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, इसमें जाएगा लसाड़िया का पठार। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और नागौर उच्च भूमि, इसमें जाएगा कुचामन और नावा झीलें। ठीक है, तो 3 1 4 और 2 इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 1 4 और 2, 32 में 4। 32 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार है? तो यहां पर आ जाएगा 58.5%। ठीक है, 58.5। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धशुष्क बांग्ला प्रदेश के बारे में सत्य कथन है। बांग्ला प्रदेश के बारे में सत्य कथन, इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है।
सही है। 56 की पहाड़ी इस प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। इस प्रदेश में मंडा नदी घाटी क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें 1 व 2 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 के अंदर। आगे देखिए 34 नंबर, खटखट दर्रा स्थित है। यहाँ पर वैसे खटखट आना चाहिए, यह है बूंदी के अंदर। यहाँ पर है बूंदी, खटखट दर्रा। 35 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित त्रिकोणीय कोप बेसिन का निर्माण करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो यहाँ पर जाएगी चंबल, काली सिंध और पार्वती। ठीक है, चंबल, काली सिंध, पार्वती। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रेणी के लिए सही नहीं है। देखो, अरावली वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणी केवल अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, सही है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में महान जल विभाजक का भाग बनाती है, ये भी सही है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मेसोजोइक कल्प के उत्तरार्ध में हुई है, नहीं, प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये गलत है, तीसरा। अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिण पश्चिमी भाग उत्तर पूर्व भाग की तुलना में चौड़ा है, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा, तीसरा। ठीक है, इसमें जाएगा तीसरा। इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई थी, प्री कैम्ब्रियन युग में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य में अरावली स्थित निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम में देखो, सबसे पहले जाएगी इसमें लीलागढ़ 1 नंबर में, उसके बाद में नाग पहाड़ 2 नंबर में, बरवाड़ा 3 नंबर में, और फिर भानगढ़ आ जाएगी 4 नंबर में। ठीक है, चलो इसमें आ जाएगा 37 के अंदर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहले लीलागढ़, फिर नाग पहाड़, बरवाड़ा, फिर भानगढ़, तो इसमें 4 नंबर राइट है। अगला देखिए 38 नंबर, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु 998 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिला समूह से गुजरती है। तो यहां पर आ जाएगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। क्वेश्चन नंबर 39, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो, CWG जयपुर, CWG जयपुर, PWHW गंगानगर, BSHW राजसमंद। देखो राजसमंद, ये राजसमंद कहां पर आ जाएगा, ये जाएगा CWG के अंदर, CWG में आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। AW प्रतापगढ़, ये भी सही है, तो तीसरा इसके अंदर गलत है। ठीक है, राजसमंद आता है CWG में। 40 नंबर देखिए, जल संसाधन विभाग राजस्थान की वर्षा रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा दर्ज की गई है, कितनी, तो 69.53 सेंटीमीटर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, देखो, पश्चिम राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर होती है, ये तो सही है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का सामयिक व क्षेत्रीय वितरण अत्यधिक असमान है, ये भी सही है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती जाती है, ये भी सही है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, नहीं, कैसी है, तो फिर शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की है राजस्थान की जलवायु, तो चौथा इसके अंदर क्या है, गलत है। 42 नंबर देखिए, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की न्यूनतम परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा यहाँ पर, सिरोही। ठीक है, अगला देखिए 43 नंबर, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला DBW प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधि जिला है। DBW, तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, अगला देखिए 44 नंबर, निम्न में से राज्य के किस जिले में जून का औसत अधिकतम तापमान दर्ज किया जाता है। जून का औसत अधिकतम तापमान,
यहाँ पर जाएगा चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी वराह या फिर लसावर नदी के उपनाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सही सुमेलित नहीं है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, घग्गर श्री गंगानगर, घग्गर नदी, बूंदी कुराल नदी, दौसा मोरेल नदी, करौली गंभीरी नदी। वैसे सभी के सभी यहाँ पर सही होने चाहिए, लेकिन आंसर की जो है कलाम की, उसमें 4 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन गंभीरी नदी का उद्गम इधर से होता है करौली के अंदर, ठीक है। तो गंभीरी नदी से संबंधित करौली जिला भी, फिर भी आप देख लेना, वैसे इसमें सभी की सभी सही है, ठीक है। आंसर की में जो 4 है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी आप देख लेना इसका उत्तर। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें कि इस नदी का उद्गम नया सानवारा नामक स्थान से होता है और इस नदी पर स्वरूपगंज सिरोही में बनास बांध बना हुआ है। उपयुक्त विशेषताएं किस नदी को इंगित करती है? देखो पश्चिमी बनास नदी, कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नया सानवारा से, ठीक है, सिरोही से, स्वरूपगंज सिरोही में, तो इसमें जाएगा पश्चिमी बनास। अगला देखिए 48 नंबर, चंबल नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्यकूट की पहचान करें। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र बारहमासी नदी है, सही है। चित्तौड़गढ़ से कोटा के मध्य एक संकड़े गार्ज से होकर बहती है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के निकट यह यमुना नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। इस नदी पर जवाहर सागर बांध केवल सिंचाई आपूर्ति हेतु निर्मित है, नहीं, ये बांध जो है इससे क्या होती है? बिजली भी पैदा होती है, ठीक है। तो केवल सिंचाई के लिए जो बांध बनाया गया है वह है कोटा बैराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। 1 2 3 सही है, बाकी 4 इसमें गलत है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, यदि हम बनास नदी के बाएं किनारे इसके उद्गम से संगम की ओर यात्रा करते हैं तो इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? बात हो रही बाएं किनारे से, ठीक है, उद्गम से संगम की ओर यात्रा करते हैं तो सहायक नदियों का क्रम क्या होगा? ठीक है, देखो यहां पर जाए कोठारी, फिर खारी, फिर ढाई, फिर मानसी, ठीक है, 2 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम नदी सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है? देखो मेज, घोड़ा पछाड़, भेड़च, ओराई, सोम, सीपू, स्कूली, ये गलत है, माही, हरण, इसमें जाएगा 50 में 3 नंबर। ये सीपू या स्कूली बनास की सहायक नदियां, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोनी नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है, यह तो सही है। इस नदी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है, यह भी सही है। यह राज्य की कुल अपवा तंत्र का 8.4 भाग रखती है, ये गलत है। जोधपुर में इस नदी पर पीछे बांध बना हुआ है, ये भी सही है। यानी तीसरा जो ऑप्शन है इसमें क्या है? असत्य है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, नदी और उद्गम स्थल, नदी और उद्गम स्थल, देखो बाण गंगा नदी, इसका उद्गम स्थल है विराट की पहाड़ियां। कोठारी नदी उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियां। माही नदी महन झील, अममोरू, और काली सिंध नदी बांगली गांव देवास। तो 4 3 2 1, ठीक है, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर, निम्न से किन नदियों के संगम पर पांचना बांध निर्मित है? पांचना बांध करौली के अंदर है, तो कौन कौन सी नदियों पर बना गया है? भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और बेसावट, ठीक है। इसमें 5 नदियां मिलती है, भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा और बेसावट, पांचना बांध। अगला देखिए, राजमहल टोंक के निकट त्रिवेणी संगम निर्मित करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करें।
राजमहल टाउन के निकट जो त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ पर कौन सी नदियाँ मिलती है? तो बनास, डाई और खारी। ठीक है, बनास, डाई, खारी। अगला देखिए 55 नंबर, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम। जल ग्रहण की दृष्टि से तो माही, चंबल, लूनी और बनास, इसमें जाएगा 1 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना अंश अति अग्नि प्रवण क्षेत्र में सम्मिलित है? तो 2.20%। आगे देखिए 57 नंबर, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र का 10% से अधिक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर और राजसमंद। ठीक है, कोटा, सवाई माधोपुर, राजसमंद। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वन संपदा से संबंधित असंगत युग्म की पहचान करें। एक तरफ राजस्थान वन विशेष और एक तरफ जिला। देखो, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत प्रतापगढ़, उदयपुर, ये तो सही है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल चूरू, हनुमानगढ़, ये भी सही है। अति सघन वन का अधिकतम क्षेत्र जो है अलवर, जयपुर, ये भी सही है। वनावरण में सर्वाधिक वर्दी वैसे उदयपुर है। ठीक है, इसमें जाएगा उदयपुर, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 58 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59, ISFR की 70वीं भारत वन रिपोर्ट 2021 के आधार पर राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल है कितना है? 16,455 वर्ग किलोमीटर, इसमें जाएगा 2 नंबर। इसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, इन वनों को मानसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। सही है। ये वन राज्य के कुल वन क्षेत्र का 28.38% भाग पर पाए जाते हैं। ये भी सही है। ये वन राज्य की, यहाँ पर 75 से 110 गलत है, इसमें जाएगा 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 70 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो तीसरा गलत हो गया। ठीक है, 60 में जाएगा 1 व 2। ठीक है, 60 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, अरावली वृक्षारोपण योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 1993-94। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की लकड़ी को जलाकर चारकोल यानी कोयला बनाया जाता है? तो कोयला बनता है धोकड़ा से। ठीक है, धोकड़ा 1 नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ घासें हैं एक तरफ विस्तार क्षेत्र। ये पूछा है कि असम्मिलित विगम का चयन कीजिए। देखो, खस घास भरतपुर, ये सही है। धामा घास जैसलमेर में, ये भी सही है। मोचिया घास भीलवाड़ा, ये गलत है। ठीक है, बुरघास बीकानेर। देखो, मोचिया घास जो है, मोचिया घास ये चूरू में पाई जाती है, तालछापर अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, तो तीसरा इसमें क्या है? गलत है, मोचिया घास। 64 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में खेर वनीय क्षेत्र विस्तृत है। खेर, तो यहाँ पर आ जाएगा कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, 4 नंबर। इसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान वन नीति 2023 के तहत राज्य में 2040 तक वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर आ जाएगा 20%। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66, नावा में सेंट्रल साल्ट एंड मेरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक स्थापित किया गया है। तो क्या स्थापित किया गया है यहाँ पर? मॉडल साल्ट फार्म। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 है, वर्तमान में देबारी उदयपुर जस्ता संयंत्र संचालित हैं। देबारी उदयपुर के अंदर, तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? वेदांता कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये देबारी उदयपुर में जो जस्ता संयंत्र है, ये वेदांता कंपनी के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से वनस्पति घी एवं सरसों तेल उद्योग से संबंधित सत्य कथनों का चयन करें। देखो, राजस्थान की प्रथम वनस्पति घी फैक्ट्री भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित की गई थी। सही है। चंबल, वीरबालक, नेताजी
इंजन मार्ग आदि सरसों तेल के प्रमुख कारखाने हैं, ये भी सही है। वर्तमान में सर्वाधिक वनस्पति घी का उत्पादन भरतपुर में होता है, नहीं। फिर कहां पर होता है? तो ये होता है उदयपुर के अंदर। कहां पर होता है? उदयपुर में। ठीक है, तो 1 व 2 यानी पहला सिकंदर सही है 68 के अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, सीमेंट ग्रेड लाइन स्टोन के नए भंडार जैसलमेर में कौन से स्थान पर मिले हैं? तो जैसलमेर में मिले हैं लखनऊ की ढाणी से, कुयाला साउथ से मिला है और मियाँ की ढाणी, यानी सभी स्थानों पर ये मिले हैं जैसलमेर में। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में संयंत्र है और सूची 2 में अवस्थितियां, इनको क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखो श्री सीमेंट का कारखाना है ब्यावर के अंदर, ठीक है, ब्यावर में। बायोडीजल रिफाइनरी ये आ जाएगा कल्लड़वास, ठीक है, कल्लड़वास। वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल्स ये कहाँ पर है? लाड़नू के अंदर है। और राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा के अंदर। तो ये इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4 इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 3 1 2 4। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का सबसे प्राचीन व कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, नहीं। राजस्थान का सबसे प्राचीन व कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग जो है वह है चीनी उद्योग। कौन सा है? चीनी उद्योग, ठीक है। जो ये सूती वस्त्र उद्योग है ये प्रथम है, ठीक है, पहला है। और यह उद्योग राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ये तो सही है। राज्य में सर्वाधिक महिलाएं इसी उद्योग में कार्यरत है, ये भी सही है, ठीक है। तो 71 के अंदर 2 व 3, ठीक है। सत्य कौन कौन सा इसमें? 2 व 3। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? तो ये लोणकरण बीकानेर में नहीं है, बाकी सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर, निमराना अलवर, ठीक है। यहाँ पर है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, लोणकरण बीकानेर के अंदर नहीं है। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिको का नहीं है? रिको का कार्य कौन सा नहीं है? राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, ये तो रिको का है। उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना, ये भी इसी का है। विशेष आर्थिक सेज की स्थापना करना, ये भी रिको का कार्य है। फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन करना, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, 4 नंबर इसमें जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 74, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 3B के अंदर, ठीक है, 3B। 75 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय नहीं है। देखो मक्का, अरहर, मूंगफली कौन सी फसलें? खरीफ की। अलसी, सूरजमुखी, मसूर ये रबी की है, मसूर। कपास, मक्का, बाजरा ये भी खरीफ की फसलें हैं। रागी, चावल, अरहर ये भी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गलत। इसके बाद ये 76 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्या बोला है, यह एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म है, सही है। यह यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली नई फसलों की किस्मों पर अनुसंधान होता है, ये भी सही है। यहाँ उन्नत पशु नस्ल विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य किया जाता है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर तीनों की तीनों जो है सही है, ठीक है, चिंतन के अंदर। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1 2 3। अगला देखिए 77 नंबर, माही कंचन किस्म किस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है?
तो यहाँ पर आ जाएगा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा। 78 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति के प्रमुख तत्व हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा उन्नत बीज, रासायनिक खाद, यंत्रीकरण, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 राज्य में मोटा अनाज उत्पादन क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो पहला देखिए कि राजस्थान मोटा अनाज उत्पादन में 28.6% हिस्सेदारी के साथ में है, लेकिन ये तीसरे स्थान पर नहीं है, तो ये है प्रथम स्थान पर। ठीक है, प्रथम स्थान पर आएगा, तो पहला ही गलत है इसके अंदर। मोटे अनाज में सावा, कांगनी, कोदो, कुटकी, ज्वार आदि प्रमुख फसलें हैं, सही है। मोटा अनाज प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार ने 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया, ये भी सही है। मोटा अनाज को सुपर फूड पौष्टिक धान्य का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो गलत कौन सा है? पहला। 80 नंबर देखिए कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में कृषि फसलों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो फसल सर्वाधिक उत्पादन, देखो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो यहां पर जाएगा बाड़मेर। क्या जाएगा? बाड़मेर। ठीक है, मूंगफली बीकानेर सही है, कपास गंगानगर सही है, तंबाकू जालौर गलत है, तंबाकू पे जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये भी गलत है। यहाँ पर पूछा है कितने युग्म सही सम्मिलित है? तो 2 युग्म है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो केवल 2 युग्म इसमें सही है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पादन में 50% से अधिक है? तो क्या जाएगा यहाँ पर? इसमें जाएगा ग्वार। ठीक है, 1 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 2022 में अरण्य शिखर केंद्र सहित राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए? तो यहाँ पर आ जाएगा 47। कितने? 47। 83 नंबर क्वेश्चन राजस्थान का पहला सब्जी क्लस्टर केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जाएगा बूंदी के अंदर। कहाँ पर? बूंदी। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो यह है तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार से। 1 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है मरु त्रिकोण को किस वित्तीय संस्था के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? यहाँ पर आ जाएगा जापान की JBIC संस्था द्वारा। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के दुर्ग हैं। तो कौन कौन से आ जाएगी इसमें? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, घाघरोन, आमेर, रणथंभौर। सभी के सभी है इसके अंदर, उपरोक्त सभी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 पर्यटन केंद्र और एक तरफ स्थान। तो इनको करना सुमिलित। देखो क्वेश्चन नंबर 87 पर्यटन केंद्र और स्थान। चंद्र महल जयपुर में है, नथमल की बलि जैसलमेर से ही है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है और सोने की मसीहा अजमेर। यहाँ पर सभी के सभी क्या है? सुमेलित है। ठीक है, इसमें जाएगा 1 2 3 4 चौथा ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। पर्यटन नीति योजना और घोषित दिवस। पहला है कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 सही है। लवकुश वाटिका योजना 1 जुलाई 2022 ये भी सही है। राजकीय फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 ये भी सही है। पेइंग गेस्ट योजना ये गलत है। ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना जो है ये 27 सितंबर 1999 को लागू हुई थी, 1999 को। ठीक है, और ये 12 जिलों में ही संचालित हुई थी पेइंग गेस्ट योजना 1999 के अंदर, लेकिन वर्तमान में ये सभी जिलों में संचालित है। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 अर्थुना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? अर्थुना, तो क्या जाएगा यहाँ पर आ जाएगा वागड़ सर्किट में। ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चुनाव करें।
देखो, कजली तीज महोत्सव जयपुर, गलत है। कजली तीज महोत्सव बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बूंदी। बाकी मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर और शीत महोत्सव माउंट आबू। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर जो पहला है, ये पहला इसमें क्या है? असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 91, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 91, इसमें पहला कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सही है। ठीक है, पहला। और इस योजना का बजट समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से वहन किया जाता है, ये भी सही है। यानी इसमें 1 व 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 92 है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 हेतु पहली इन्वेस्टर मीट व रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मुंबई के अंदर। ठीक है, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की ओवरऑल श्रेणी में देश के शीर्ष 50 संस्थानों की सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा बिट्स पिलानी। क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु चुना गया? तो यहाँ पर आ जाएगा बलजिंदर सिंह बरार और हुक्मचंद चौधरी। ठीक है, 3 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। इस इवेंट में उनका स्कोर था मोना अग्रवाल का, तो क्या जाएगा इसके अंदर? 228.7। क्वेश्चन नंबर 96, 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष वर्ग की टीम ने फाइनल मुकाबले में किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता है? तो यहां पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सब सेंटर जयपुर, एलोपैथिक वेलनेस सेंटर उदयपुर, विप्रो हाइड्रोल प्लांट जोधपुर। ये गलत है, ये भी जयपुर आ जाएगा। ठीक है, और राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी किशनगढ़, तो इसके अंदर असंगत है तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 98 है, 3 सितंबर को संपन्न हुए राज्यसभा उपचुनाव में राजस्थान से किसे निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया था? निर्विरोध, तो यहां पर जाएगा रवनीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 99, 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था गाड़ोदा दुद्दू के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए इनके द्वारा संयुक्त रूप से मिशन मधुहारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, NHM व क्लिंटन फाउंडेशन के द्वारा। इसमें जाएगा 2 नंबर। तो ये जो माइनर टेस्ट ऑफ बर्थ 7 था, ठीक है, इसकी ये महत्वपूर्ण 100% थे। तो कुल मिलाकर जो प्ले लिस्ट बनाई गई है, जिसमें 8 टेस्ट हो चुके हैं, 7 माइनर और 1 पेपर मेजर टेस्ट पेपर। तो आप जब भी साथी तैयारी कर रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग 2nd ग्रेड की, तो वो परीक्षा से पहले इन पेपरों को जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो सभी इनको देखिए, PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप ज्वाइन कर लेना। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं। ठीक है, बाकी आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।